हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं मंजली। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बजट का जो सेकंड पार्ट है उसे कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जीडीपी की बात पूछी जा रही है, तो वो 4.56 रहा। 2021-22 में जो मध्य प्रदेश की जीडीपी रही है वह 4.56% रही है। अब बात आती है कि जीडीपी होती क्या है। तो एक साल के ड्यूरेशन में किसी भी देश में जो पैदा होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो भी हम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं और साथ ही साथ जो भी सर्विसेज होती है उसकी टोटल वैल्यू होती है वो जीडीपी कहलाती है। इसको 4 पैरामीटर पे मेज़र किया जाता है। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है जो पहला पैरामीटर है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो व्यय होता है उपभोक्ता द्वारा। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार के खर्चे होते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो निवेश किए जाते हैं। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट। ये 4 पैरामीटर हैं जिन पर जीडीपी मेज़र की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी का जो मेज़रमेंट है, जो आकलन है, वो नॉमिनल और रियल टर्म पे होता है। ये 2 टर्म पे कैलकुलेट की जाती है, एक होती है नॉमिनल और दूसरी होती है रियल टर्म। इसे कैलकुलेट कौन करता है? तो इसे सीएसओ कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो है वो इसे कैलकुलेट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी कौन सा विभाग कैलकुलेट करता है, तो यह सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो है कैलकुलेट करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर पूछा जा रहा है 2011-12 से लेकर 2021-22 का जो टेन्योर है, यानी 10 साल का जो टेन्योर है, उस अवधि में स्थिर भावों पर जो मध्य प्रदेश की जीडीपी रही है वो कितनी रही है। ये जो स्थिर भाव की बात हो रही है ये 2 तरीके से होते हैं, एक होता है स्थिर भाव और दूसरा होता है प्रचलित भाव। तो यहाँ पर स्थिर भाव की बात हो रही है, जो कि स्थिर भाव में जो जीडीपी रही है उसका परसेंटेज रहा है 7.09%। ध्यान रखिएगा 2011-12 से लेकर 2021-22 के 10 साल की अवधि में स्थिर भावों पर, यहाँ पर स्थिर भावों में पूछ रहा है जीडीपी कितने परसेंट रही है मध्य प्रदेश की, तो यह है 7.09%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु की विशाल प्रतिमा एवं वेदांत पीठ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह 370 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। आदिगुरु की बात करें तो आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है इसकी स्थापना ओमकारेश्वर में की जाएगी। इसकी स्थापना ओमकारेश्वर में की जानी है। यह 108 फीट की प्रतिमा है जिसे स्थापित किया जाना है। आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में बात करें तो यह अद्वैत वेदांत दर्शन का जो प्रतिपादन है, अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन आदिगुरु ने किया था। और रिसेंटली ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में, जहाँ पर आदिगुरु की मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था, वहाँ पर 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है नवंबर 2021 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, चिंकी बोरास बैराज परियोजना के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि के आवंटन का प्रावधान किया है। चिंकी बोरास बैराज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। यह परियोजना नरसिंहपुर और रायसेन जिले के लिए है। इस परियोजना में जो नर्मदा नदी है इसका जल रोका जाएगा, इस बैराज में नर्मदा नदी का जल रोका जाएगा और इससे जबलपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर सिंचाई और पीने के पानी के लिए ये नर्मदा का जल प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में किसके द्वारा की गई थी। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। तो नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 608 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ध्यान रखिएगा नगरीय क्षेत्र की बात हो रही है। नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए
608 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकार ने 3,000 किलोमीटर की सड़क निर्माण का फैसला किया है, जिसमें से 1250 किलोमीटर की जो सड़क है इसका नवीनीकरण कार्य भी शामिल है। इसमें से इस 3,000 किलोमीटर की जो सड़क का निर्माण हुआ है, इसमें से 1250 किलोमीटर की सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ 88 नए पुल बनने हैं, 88 नए पुल बनेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो ये जो जल जीवन मिशन है, इसके लिए सरकार ने 6,300 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसमें जो राज्य का अंश है वो है 3,150 करोड़ रुपए, और जो केंद्र का अंश है वो भी 3,150 करोड़ रुपए। दोनों का 50-50 की पार्टनरशिप है। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन केंद्रीय बजट 2019-20 में शुरू किया गया था। 2019-20 के जो बजट था, केंद्रीय बजट, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और इस मिशन का उद्देश्य है कि हर घर को स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराना। स्थायी जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधनों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्तमान बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि वर्ष 2021-22 का जो बजट था ऊर्जा संसाधन के लिए, और इस वर्ष का जो बजट है वर्ष 2022-23 का ऊर्जा संसाधन के लिए, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आया है, कितने परसेंट की वित्त में वृद्धि की गई है। तो यह है 30%, क्योंकि वर्ष 2021-22 में ऊर्जा संसाधन के सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए 17,908 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, और वर्ष 2022-23 में 23,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 30% के नियर अबाउट आता है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30% का, लास्ट ईयर और इस ईयर के लिए जो ऊर्जा संसाधन के लिए वित्त एलोकेट हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए स्थापित की जाने वाली नवीन कंपनी का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश में यह भी एक बड़ी समस्या रही है कि जो शासकीय भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो समय पर पूर्ण नहीं हो पाने की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शासकीय भवनों के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए उनका कार्य समय पर पूरा हो, इसके लिए उन्होंने कंपनी को स्थापित करने का ऐलान किया है। इस कंपनी का नाम क्या है, मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये शासकीय भवनों के निर्माण के लिए ही स्थापित की गई है, तो आपको नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। तो यह मध्य प्रदेश की 42 जिलों में संचालित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मध्य प्रदेश के 42 जिलों में संचालित है, और यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश प्रस्तावित किया गया है। तो सहकारी संस्थाओं के जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उनकी सेवाओं के विस्तार के लिए, वह 1,000 करोड़ रुपए की। यह टोटल 1,000 करोड़ रुपए सहकारिता क्षेत्र के लिए निवेश के लिए प्रस्तावित की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके लक्ष्य की अगर बात की जाए तो यह है वर्ष 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाना। अब बात आती है कि इसमें कौन शामिल है। तो इसमें 15 वर्ष की आयु से अधिक के बालक बालिका और बुजुर्ग, ये सभी लोग शामिल होंगे, और इसके लिए कई सारे कार्यक्रम पहले से चल रहे थे प्रौढ़ साक्षरता के लिए, और उनकी क्लासेस भी चल रही थी। तो इसको 2030 तक हमें 100% पहुँचाना है, ताकि जो साक्षरता दर है वो हम 100% अचीव कर सकें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने मेगावाट ऊर्जा क्षमता की स्थापना का प्रावधान है। तो पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना के लिए जो मध्य प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है
वह 750 मेगावाट का रखा गया है। अब इसके अंतर्गत सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे, साथ ही साथ पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। पवन ऊर्जा के भी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जो हमारे ऊर्जा संसाधन है इसके उपयोग से हम बिजली का उत्पादन कर सकें। क्योंकि अभी भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन है वह कोयले से ही होता है। तो हमें अगर इसको रिप्लेस करना है तो हमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए ये योजना शुरू है, देवारण्य योजना, इसका उद्देश्य है औषधीय एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाना। इससे होगा क्या? इससे उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ये वन क्षेत्रों के निवासी हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इससे उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो इसके लिए जो औषधीय एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा जो ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, इनके जो युवा हैं, इनको इसमें मतलब कि इस योजना के द्वारा उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर जलाशय में कितनी मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की जाएगी? तो ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ओंकारेश्वर जलाशय में जो फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की जानी है, इसके लिए बेसिकली ये जो खंडवा में, जैसे कि ओंकारेश्वर जो जलाशय है वो खंडवा में आता है और इसे नर्मदा नदी के ऊपर, ये नर्मदा नदी के ऊपर जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये शुरू की जानी है ओंकारेश्वर डैम में। साथ ही साथ ये जो परियोजना है इसको वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त है। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक से कोलैबोरेट किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जीकरण कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है? तो जो सौर ऊर्जीकरण कार्यक्रम है इसके उद्देश्य की पहले हम बात करते हैं कि करेगा क्या। सिंचाई एवं घरेलू उपयोग के लिए इसका जो उद्देश्य है वह ये है कि पहला तो पर्यावरण संरक्षण है और दूसरा सिंचाई एवं घरेलू उपयोग के लिए व्ययों को कम करना, व्ययों को जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बेसिकली इसमें सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जाएगा। तो सिंचाई एवं घरेलू उपयोग में जो ये हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो कि फिजूल मतलब कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको व्यय करते हैं उसको रोकना है। इससे क्या होगा? इससे पर्यावरण संरक्षण में भी हेल्प मिलेगी। तो सौर ऊर्जीकरण कार्यक्रम के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 1300 करोड़ रुपए का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की स्थापना की जाएगी? तो यह योजना है रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका नाम है रिवेम्प्ड, ध्यान रखिएगा योजना का नाम रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये स्कीम कब तक काम करेगी? तो यह स्कीम वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। यह स्कीम वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। कितने का? 10 करोड़। कब तक? वर्ष 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे ये जो बिजली चोरी की जो समस्या है इससे भी निजात मिलेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीएम राइज योजना के अंतर्गत 360 विद्यालयों को प्रारंभ किया जाना है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि सीएम राइज योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों को प्रारंभ किया जाएगा? तो यह 360 विद्यालय जिनको भी शुरू किया जाना है। अगला, इस योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु
इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसके क्रियान्वयन के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह है 1157 करोड़ रुपए। सीएम राइज योजना के अंतर्गत कितने विद्यालय शुरू किए जाने हैं? तो यह है 360 विद्यालय। इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए कितनी बजट राशि एलोकेट की गई है? तो वह है 1157 करोड़ रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो टोटल बजट राशि रखी गई है वह है 27,792 करोड़ रुपए। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो टोटल बजट राशि का आवंटन है वो कितने का है? 27,792 करोड़ रुपए। और जो सीएम राइज स्कूल है उसके प्रथम चरण के लिए जो बजट राशि एलोकेट हुई है वो कितनी है? वो है 1157 करोड़ रुपए। ये डेटा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसको एक्सिक्यूट करने के लिए और नई योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने टोटल 13,642 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इसमें जैसे कि उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने, जो नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके सिवा बजट में और भी कई सारी छोटी बड़ी योजनाएं अनाउंस की गई हैं, जैसे कि चिन्नौर धान जो कि बालाघाट में उगाई जाती है, उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिन्नौर धान कहाँ पर उगाई जाती है? तो यह बालाघाट जिले में उगाई जाती है और ये जैविक कृषि पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, जो चिन्नौर धान है वो जैविक कृषि पर आधारित है। इसके सिवा मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सोलर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। वो जिले हैं उज्जैन, शाहजहाँपुर और सागर। यहाँ पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के ये पशुपालन विभाग है, वहाँ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पशुपालन विभाग के लिए जो बजट राशि रखी गई है वह है 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए पशुपालन विभाग के लिए एलोकेट किए गए हैं। इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस को कवर किया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।